मैं डॉक्टर राजवीर यादव, मैं IRI में कार्यरत हूँ, प्रिंसिपल साइंटिस्ट के मेरा डेजिग्नेशन है और व्हीट में नई वैरायटियां विकसित करना मेरा काम है। तो जो हमने HD 3385 किस्म की बात कर रहे हैं, हमने इसका विकास इसी तरह से किया है जी। अगर जो इसको अक्टूबर में बोओगे तो इसकी पैदा बहुत अच्छी आएगी, नवंबर में बोओगे तो पैदा नहीं घटेगी, इतनी ज्यादा नहीं घटेगी जैसे हम सोचते हैं। और अगर जो मान लो दिसंबर में बोना है तो दिसंबर में बोने से भी इसकी पैदावार दिसंबर में बोई हुई और किस्मों से अच्छी ही रहेगी। अब MP के अंदर अगर लास्ट ईयर का ट्रेंड देखोगे तो एक वैरायटी है उनकी GW 513 ही नंबर, जी। हाँ, GW 513 वो बहुत किसानों ने लगाई, लेकिन उस वैरायटी का लोगों ने जैसे इस YouTube की वीडियो देख के ज्यादातर लोगों ने जल्दी बो दिया अक्टूबर में, तो उसमें जल्दी बाल आ गई, और उसकी वजह से ऐसा नहीं कि वो वैरायटी बुरी है, वो जल्दी बोने की वजह से नुकसान उस वैरायटी को लास्ट ईयर रहा, जिसकी वजह से काफी पैदा घटी। HD 3385 हमने MP के अंदर तकरीबन 20-25 लोकेशन पे लगाई होगी, फालतू भी लगी होगी, बट 20-25 लोकेशन पे लगाई होगी, जिसमें से हम 10-15 लोकेशन को खुद पर्सनली विजिट करके आए थे हम सारे लोग। जी सर। तो वहां पे जो हमने औसत पैदावार उन लोगों से पूछी, वो हमने औसत पैदावार मिली इस वैरायटी की 21 क्विंटल से लेके 28 क्विंटल तक। 28 क्विंटल वाला जो फार्मर है, सीड प्रोड्यूसर है, 28 क्विंटल वाला है वो राजस्थान का है, वो तो 29 क्विंटल बात आ रहा है, लेकिन 28 क्विंटल हम मान के चलते हैं, 28 क्विंटल के आसपास ठीक है उसकी, तो वो है राजस्थान में। लेकिन जो दूसरी खास बात है कि ये सब पैदावार लोगों ने ली है सीड रेट घटा के, यानी उनको जैसे हमने उनको लाइसेंस के थ्रू सीड दिया तो महंगा सीड था, तो उन लोगों ने 10 किलो से ही पूरा एकड़ लगा दिया सीड को मल्टीप्लाई ज्यादा करने के लिए। तो ये सब जितनी भी पैदावार के आंकड़े बता रहे थे वो सब 10 किलो सीड से आंकड़े। तो मैं जो लोगों से, किसान भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि भाई आप इस किस्म को सीड रेट थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा घटा के, यानी अगर जो 40 किलो बोते हो तो इसको 30 किलो बो के भी आप अच्छी पैदावार ले सकते हो। और एक सीड रेट घटाने से जो मोटा फायदा होता है, हालांकि MP में ये समस्या नहीं है, लेकिन बिहार में, इसमें पंजाब में और हरियाणा में, पंजाब जहां फर्टिलाइजर की डोज बहुत डालते हैं वहां पे लोजिंग की समस्या रहती है। तो वहां पे अगर फार्मर 40 की बजाय 30 किलो के अंदर सीड रेट से लेंगे इस किस्म को, तो उनकी लोजिंग की समस्या भी घट जाएगी। और इसकी हाइट ज्यादा नहीं है, तकरीबन आपकी 90 सेंटीमीटर 92 सेंटीमीटर के आसपास जाती है, किसी जगह 95 चली जाएगी, ज्यादा फर्टाइल सोयल है 98 चली जाएगी, 100 के आसपास चली जाएगी, लेकिन उससे फालतू नहीं जाती। बाली बहुत अट्रैक्टिव है, और इसकी दूसरी फायदा है कि जो बालियों में दानों की संख्या है वो तकरीबन किसी जगह 70 रह जाता है, 75 आ जाता है, 100 भी चला जाता है। और MP के अंदर दानों में संख्या बढ़ने के साथ साथ ग्रेन की क्वालिटी और शाइनिंग बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। तो ये इसके फायदे हैं। और जो हमने पंजाब में भी और हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, UP में भी, सब जगह इसको लास्ट ईयर हमने MOU के तहत लगवाया था। ज्यादातर जगह लास्ट ईयर, हालांकि सीजन बहुत फेवरेबल था इन एरिया में, ज्यादातर जगह लोगों ने 5 से 10 किलो की सीड रेट में ये वैरायटी लगाई थी। उन सब की पैदावार 24 क्विंटल से ऊपर ही है, 27 क्विंटल 28 क्विंटल तक की लोगों ने रिपोर्ट की है जो हमारे। बट अगर जो उसको ऑप्टिमम सीड रेट पे ले जाएंगे हम, अगर मान लो 30 किलो पे ले जाएंगे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और फुटाव बहुत अच्छा है और गिरने की समस्या कम है, कोई रोग नहीं आता, चाहे वो काला रतुआ हो, चाहे पीला रतुआ हो, चाहे भूरा रतुआ हो। और एक और समस्या है कि जो ज्यादातर MP के अंदर, MP का ना गेहूं प्रीमियम रेट पे बिकता है, तो ज्यादातर किस्मों में जो MP के सीड प्रोड्यूसर है, मेरे को कांटेक्ट में रहते हैं, वो बताते रहते हैं, वो कहते हैं कि उनके दानों पे ना काला धब्बा जाता है, ब्लैक स्पॉट। तो ब्लैक स्पॉट उनकी जो मार्केट की प्राइस है, क्योंकि वो प्रीमियम पे बिकता है, मार्केट की प्राइस को कम कर देता है। और इसमें 3385 में मैंने जितने भी लोगों से बात करी, वो ब्लैक स्पॉट कम से कम। और इसके साथ ही मैं 2 और किस्मों का जिक्र करना चाहूंगा, वो है HD 3410 और HD 3390।
HD 3410 हमारी हमने खासकर एनपी के लिए ही, वो अक्टूबर शोइंग के लिए, ये भी 3385 भी अक्टूबर से लेके दिसंबर तक कभी हो सकते हो। 3410 को अक्टूबर शोइंग के लिए, वो भी इतनी ही अच्छी वैरायटी है, उसके अंदर भी फुटाव इतना ही है उसी तरह का। और ये एक दूसरी खासियत है, ये वैरायटी किसी वैरायटियों से नहीं मिलती, ये हमारी इंडिजिनस एफर्ट है। ये और जितनी मार्केट में उपलब्ध है या दूसरी यूनिवर्सिटी से डेवलप्ड है, उन वैरायटियों से बिल्कुल अलग है। तो फार्मर ये सोच सकते हैं कि भाई इनको आसानी से पहचान लेंगे, तो कोई सीड की ब्लफिंग नहीं कर सकता अगर भाई इसके नाम से कोई दूसरे का सीड दे दे। और इसका पत्ता है ना इतना डार्क ग्रीन चौड़ा रहता है, दोनों 3410 का भी और इसका भी। उसके अंदर वैक्स आता है, वैक्स है ना जो आपका बढ़े हुए टेम्परेचर को टॉलरेट करने की क्षमता देता है, तो इसमें वैक्स की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है 3385 में। और 3410 का भी पत्ता चौड़ा है, 3385 का भी पत्ता चौड़ा है। ये दोनों किस्में अर्ली सोइंग के लिए, और 3385 तो किसी टाइम बोलो आप, नवंबर में भी बोलो, दिसंबर में बोलो। हालांकि दिसंबर की पैदावार अक्टूबर की पैदावार थे, कम से कम 10-12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कम आएगी, लेकिन इसकी और किस्मों के कंपैरिजन में फिर भी अच्छी है। 3390 है, वो हमने खासकर इसलिए रिलीज करी कि 3390 का एक जो ईयर था 21-22, जिसमें टेम्परेचर सडनली बढ़ गया था और पूरे इंडिया में वही एक टाइम था जिसमें पूरे इंडिया में नुकसान हुआ था। पूरे इंडिया के अंदर उस बढ़े हुए टेम्परेचर का उस आपकी HD 3390 की उस टाइम भी पैदावार हम 55 से 60 क्विंटल ले पाए थे। तो वो एक अच्छा, और उसके में येलो रस्ट की 100% रेजिस्टेंस है, येलो रस्ट बिल्कुल नहीं आता, हल्की तोतिया कलर की है। कुछ फार्मर्स का प्रेफरेंस रहता है तोतिया कलर को, रेडिश बाल आती है, लेकिन कुछ जैसे लेटरल टीलर रहते हैं, जब वो लेटरल टीलर थोड़े से लेट से लाल होते हैं और मेन टीलर जल्दी लाल हो जाते हैं, तो उसको भी अलग से पहचान सकते हो, उसमें भी फुटाव बहुत है। लेकिन वो ज्यादातर किसान उसको आप नवंबर के 5-7 तारीख के बाद बोएं तो उसकी अच्छी पैदावार ले पाएंगे, 5-7 नवंबर से लेके दिसंबर तक। सर इसके अलावा जैसे MP में हमारे यहाँ जो सीड रेट है इसको बहुत अधिक डाला जाता है। जैसे मैं अपने क्षेत्र के बारे में बात करूं, हरदा जिले के बारे में, तो यहाँ पर हेक्टेयर 250 kg मतलब सीड रेट डाला जाता है। तो इसको लेकर मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 कारण है। ऐसा नहीं, मैं कभी किसान को बेवकूफ नहीं मानता, किसानों जितना ज्ञान हमारे जैसे जो दिन रात काम करते हैं ना, वो मतलब हमारे जैसे लोग बाग जो खेत के अंदर ही चीजों को देखते रहते हैं, उनको भी समझ डेवलप करने में 20-20 साल लग जाते हैं। किसानों को अपनी पीढ़ी दर जो पीढ़ी ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है। देखिए, MP में हायर सीड रेट का कारण है, एक तो उनका 1000 सीड वेट MP के ग्रेन का वैसे ही ज्यादा रहता है, 50 ग्राम के आसपास 1000 सीड वेट रहता है। तो क्योंकि आपने पौधों की संख्या बराबर रखनी है, तो सीड वेट ज्यादा है, तो आपका 1 पर एकड़ आपको उतना ही ज्यादा वो लेना पड़ेगा गेहूं का वजन। तो वो मान लो यहाँ पे 40 किलो में उतने ही दाने हो जाते हैं, तो वहां 55 किलो में ही 55 किलो में उतने दाने होंगे। ठीक है, जितने दाने यहाँ पे 40 किलो में हो जाएंगे, उतने दाने वहां MP में 55 किलो में होंगे। तो 15 किलो तो उससे बढ़ गया। दूसरा, वहां पे कुछ किस्में थी, जैसे लोकवन था। लोकवन का इस तरह से सेट रहता है कि भाई लोकवन को लोग बाग नंबर ऑफ बाड़ी बढ़ाने के लिए उसका जैसे वो क्या करते हैं, उनकी एक एग्रोनॉमिक मैनिपुलेशन है वो, भाई मेन और उसके साइड के 1-2 टीलर रह जाएंगे और ज्यादा फुटाव नहीं आए, तो वो सारे दाने अच्छे भर के आते हैं। ठीक है, तो लोकवन जैसी वैरायटियां वहां पर रही, जिसकी वजह से लोगों ने अपना सीड रेट बढ़ा दिया। पर मैं ये कह रहा हूं 3385 के अंदर आपको सीड रेट कम कर सकते हो इजीली, 40 किलो पे तो आराम से ला सकते हो। मैं कहता हूं 30 किलो में भी उनको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और ये भी हमने जो देखा है कि ऐसा नहीं है कि ग्रेन की क्वालिटी घट जाएगी। जो ग्रेन की साइनिंग हमने जो ऑब्जर्व करी है, जो उन्होंने सीड प्रोड्यूसर ने हमारे साथ शेयर किया है, वो बहुत अच्छी ग्रेन क्वालिटी, यानी प्रीमियम मिलने लायक है, दोनों के 3410 का भी और 3385 का भी। मेरे ख्याल में 50 से 100 रुपए तक का प्रीमियम तो मिल सकता है अगर जे लोगों को प्रॉपरली कन्वेंसिंग करें। सर इसके साथ में मतलब फर्टिलाइजर कितना क्या यूज करना चाहिए? जैसे देखिए, फर्टिलाइजर जनरली इस बात पर निर्भर करता है कि भाई आप कितना प्रोडक्शन टारगेट करते हो।
तो अगर मान लो फार्मर इंटरेस्टेड है, मैं ये कहता हूं कि भाई कंटिन्यूअसली 70-75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदा लेना थोड़ा सा जमीन पे ज्यादती है। अगर दो दो फसलें ले रहे हैं, दो तीन फसलें ले रहे हैं, जैसे एमपी में काफी एरिया में 3 फसलें तक चले गए, 2 फसलें कॉमन ले ही रहे हैं, सोयाबीन भी ले रहे हैं और फिर उसके बाद गेहूं ले रहे हैं। तो अगर मान लो हम 65 क्विंटल का टारगेट लेके चले, 60-65, तो मेरे को लगता है कि 2.5 से 3 बैग यूरिया और 1 बैग डीएपी जी, ये और 1 बैग एसएसपी, ठीक है। जिंक सल्फेट आप अपने चेक करवा के खेत के अंदर, अगर उसमें उर्वरक क्षमता कम है तो जिंक सल्फेट भी यूज कर सकते हो। अगर ये जिंक की कोई कमी नहीं है तो आप जिंक के डालने की जरूरत नहीं है। जहां धान लेते हैं उसमें धान के बाद ज्यादातर लोग जिंक डाल लेते हैं पहले, तो जिंक आप अगर धान में डाला है तो फिर गेहूं में जिंक की जरूरत नहीं रहेगी। एक जो दूसरा उपयोग कर सकते हैं कि जो मैं बार बार कहता हूं कि एमपी में बहुत सारे एरिया है जहां मार्च में पानी सूख जाता है। जी सर। तालाबों का, कुओं का, यानी इरिगेशन फैसिलिटीज नील हो जाती है। बहुत सारे एरिया है एमपी में, बहुत डिफरेंट इकोलॉजी है। कुछ जगह तो इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, कुछ जगह आपके जलाशयों का, कुओं का, ट्यूबवेल का पानी खत्म हो जाता है जी। उसके लिए ये HD 3385 भी और HD 3410 भी, ठीक है, इन दोनों का फायदा बहुत रहेगा। क्योंकि अगर अक्टूबर में बो दिया, पहला पानी रुक के दो, 30 दिन के आसपास दो। अगर से आपको लगता है कि फसल के अंदर पौधे नहीं मर रहे हैं तो उनको 30 दिन तक डिले करो, पहला पानी दो। और उसमें पहले पानी के बाद जैसे फर्टिलाइजर डालना है आपको, वीडीसाइड डालना है, वो सब ऑपरेशन करके, और फिर आप अगर आपके पास पानी सिर्फ फरवरी तक अवेलेबल है तो फरवरी तक इसके अंदर अच्छा खासा फुटाव बनेगा। और उसके बाद अगर पानी नहीं भी अवेलेबल हुआ तो ये किस्म और किस्मों की बजाय उस कम पानी की उपलब्धता होने के बाद भी अच्छी पैदावार देगी। ये एक खास चीज ध्यान रखने की है कि भाई अर्ली सोइंग की वजह से आप जो पानी खत्म हो जाता है फरवरी मार्च के अंदर, उसको भी काउंटर कर सकते हो बिना पैदावार गिराए।